हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2 जो कि है चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि 14 है। सो ये पार्ट 1 होगा फ्यूल्स का। नेक्स्ट 7 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फ्यूल फ्यूल का पूरा नाम है हेनरी फ्यूल। ओके, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और ये जनरल बेसिस पे थे। जनरल मतलब कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, ये इतने जनरल थे। दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश करी थी 1917 में जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलेट एट जनरल। इसके अंदर इन्होंने सब कुछ मेंशन करा था। इनका मानना एक और था कि जो कोई भी हमारे वो होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं, दे आर लिमिटलेस। हम कितना भी उनको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन डिमांड्स। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम इनके 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। इन्होंने 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे हमारे, जिसमें से एक यहाँ मेंशन है, इन 2 मैं आपको अभी क्लियर करूँगी। ठीक है, सो हम देखते हैं उनको। सबसे फर्स्ट ये है, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इन्हीं चीज़ों के आसपास रहती हैं, जो कि हैं टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग एंड मैनेजरल। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर या तो बेस्ड होती हैं या वो इन्हीं चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हुई होती हैं। इससे बाहर कुछ नहीं होता है। ये था फ्यूल का फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। Second and the most important contribution given by him was that he was the first person to identify the functions of management. फ्यूल जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आइडेंटिफाई करा था, पता करा था कि हाँ 5 फंक्शंस होते हैं। 5 फंक्शंस जो हमने पढ़े थे POSCD, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। उन्होंने वो पहले ही बता दिया था, बस उनके वर्ड्स अलग थे बट चीज़ सेम थी। उन्होंने क्या बोला था, POCCC, प्लान, ऑर्गेनाइज, देन कमांड, कोऑर्डिनेट एंड देन कंट्रोल। ये उन्होंने बता दिया था पहले ही। और थर्ड कंट्रीब्यूशन उनकी ये थी दैट अ मैनेजर मस्ट पोजेस सम थिंग्स, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इसको लर्न कर लीजिएगा। पेमेक, manager must possess these qualities that are P for physical, education, moral, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। फिजिकली वो फिट होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, एक्सपीरियंसड होने चाहिए और नॉलेज उनको प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गए होंगे तीनों कॉन्ट्रीब्यूशंस। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। लर्न याद रखिएगा इसको, बाद में हम टेलर के पढ़ेंगे तो वो कहलाते हैं फादर ऑफ साइंस। ओके, तो ये जनरल मैनेजमेंट के हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। ये पूरा एक में ही आ जाता है हमारा। अब इसको समझिए, इसका क्या मतलब है। देखिए एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि कोई कंपनी है, उसके अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि एक कंपनी के अंदर जो एक कंपनी का एक वर्क है, ठीक है, उस वर्क के अंदर भी टास्क जो है वो अलग अलग होंगे। जैसे कि किसी का हो गया फिनेंस का काम, किसी का मनी रिलेटेड हो गया, किसी का मार्केटिंग हो गया, कैसे एडवर्टाइज़ करनी है, किसी का ह्यूमन रिसोर्स का हो गया, किसी का प्रोडक्शन का हो गया। सो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो लोग हैं वो भी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ठीक है, अपने फील्ड में ट्रेंड एंड स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय होने चाहिए। तो यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब फ्यूल ने यही बताया है हमको कि जो काम है उसको डिवाइड करो अलग अलग पार्ट्स में, और जो काम परफॉर्म करना है उस काम को वही पर्सन परफॉर्म करे जो उस काम में सबसे ज़्यादा निपुण है, जिसको उसका सब नॉलेज है, जो उस काम को बहुत ट्रेंड तरीके से कर सकता है। बस ये है इसका हमारा मतलब। स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप अगर आप 12th में हैं, ठीक है, कॉमर्स आपने ले रखा है। अब आपके सब्जेक्ट्स अकाउंट्स हो गए, BST हो गए, मैथ्स हो गया। अब अगर आपका मैथ्स के टीचर अकाउंट्स पढ़ाने लग जाएंगे तो क्या वो आपको इतने अच्छे से पढ़ा पाएंगे जितना आपको अकाउंट्स के ही टीचर पढ़ा सकते हैं? नहीं ना। तो यही है यहाँ पे कि डिवाइड इस तरह करो कि आपको स्पेशलिस्ट पढ़ाए और आपका काम कंप्लीट हो जाए। सेकंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी का एक वर्ड में मीनिंग समझ लो, जो कि होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है जिम्मेदारी।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल अथॉरिटी इज़ राइट टू गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर देना और फिर इन रिस्पॉन्स में क्या लेना, रिस्पेक्ट लेना या ओबीडियंस लेना, इज़ कॉल्ड एज अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन होती है कि आपको जो काम दिया गया है, जो आपको जॉब दी गई है, वो आपको उस टाइम के अंदर अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। और हमेशा इन दो चीज़ में होना चाहिए बैलेंस। अब कैसे होना चाहिए वो समझाती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखो, जैसे कि आपको कोई टारगेट दिया गया है कि मान लो एक सेल्स मैनेजर है, ये आपके एनसीईआरटी का ही है एग्जाम्पल, तो ध्यान से समझना। एक सेल्स मैनेजर को दिया गया है टारगेट एक डील का कि जाओ आपको ना 100 दिन में 25 लाख की डील, नेट मार्जिन में आपको 25 लाख फेच करना है, आपको 100 दिन का टाइम हम दे रहे हैं। ठीक है, ये कंपनी ने बोल दिया 100 दिन में 25 लाख का टारगेट अचीव करके आना है, जाओ। लेकिन वही 100 दिन का काम 60 दिन में, 60 डेज़ में आराम से किया जा सकता है। तो भला 100 दिन क्यों दिए जा रहे हैं सेल्स पर्सन को? तो यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी का मिसयूज़ किया जाएगा। मतलब कि जो काम मैं 4 दिन में कर सकती हूँ, मुझे उसके लिए 7 दिन दे दिए। तो जो 3 दिन है, ज़रूरी नहीं है ना अब मैं उतनी अपने ऊपर प्रेशर लेके वो काम कर रही हूँ, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी कि ठीक है अभी तो 4 दिन का जो काम है 7 दिन मुझे मिल गए हैं, मैं रिलैक्स करती हूँ फिर मैं करूँगी। सो उससे क्या होगा, ना तो मेरा काम टाइम पे ढंग से कंप्लीट होने के चांसेस हैं, और मैं काम को जिस प्रेशर से और जिस तरीके से एफिशिएंसी से कर सकती थी वो मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ क्या हो गया, हमारी अथॉरिटी का मिसयूज़ हो जाता है। ठीक है, पावर का मिसयूज़ हो जाता है। सेल्स पर्सन रिलैक्स हो जाएगा कि पावर मेरे पे है, दिन मेरे को एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, वो भी कितने 40 दिन मिले हुए हैं, वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाते हैं अब हम। अब किसी को हमने बोल दिया कि जाओ तुमको ना एक दिन में 100 स्कूटर्स बनाने हैं। ठीक है, अपने वर्कर को टारगेट दे दिया है कि यू हैव टू प्रोड्यूस 100 स्कूटर्स पर डे। बट हमने उसको ना तो टूल्स दिए हैं, ना मटेरियल दिया है, ना कुछ एक्विजिशन दी है, कुछ भी तो नहीं दिया तुमने, पार्ट्स भी नहीं दिए, कंपोनेंट्स भी नहीं दिए। तो वहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकता है कि सर जब आप मुझे पावर ही नहीं दे रहे हो और आप मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, सो मैं उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वायलेशन हो रहा है किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन का मतलब अब क्या है, देखो डिसिप्लिन का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रूल्स की तरफ ओबीडिएंट रहना, रिस्पेक्ट दिखाना, काम को टाइम पे पूरा करना, टारगेट को एज अ वर्क लेके चलना, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अंदर क्या मेन काम आ जाते हैं हमारे, good superiors at all levels, clear and fair agreement and judicious application of penalties। देखो अब इसको भी हम किसे समझते हैं, कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक मैनेजमेंट है और एक लेबर यूनियन है। मान लो द कंपनी लॉस में जा रही है, तो जो लेबर है वो आती है मैनेजमेंट के पास एंड वो बोलती है कि सर आप लोग लॉस में जा रहे हैं, तो हम रेडी हैं एक्स्ट्रा आवर्स काम करने के लिए, हम एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लेंगे ताकि हमारी जो कंपनी है वो रिवाइव कर जाए। तो इन रिटर्न मैनेजमेंट भी उसके फेवर में आके रिवॉर्ड के टर्म्स में उनको बोलती है, हैप्पी होके कि ठीक है आप लोग काम करिए, इन केस यू सक्सीड, अगर आप ये काम करने में सक्सीड हो जाते हैं तो हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपकी वेजेस जो हैं इंक्रीज़ कर देंगे, हम आपके पर डे वेजेस इंक्रीज़ कर देंगे। सो ये डिसिप्लिन्ड वर्क हुआ, जहाँ पे एक मैनेजमेंट और एक लेबर यूनियन के अंदर क्या है, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि वो इतनी मुश्किल सिचुएशन के अंदर डिसिप्लिन तरीके से अपने काम को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सुपीरियर्स गुड होने चाहिए, एग्रीमेंट क्लियर और फेयर होना चाहिए, और एप्लीकेशन के पेनल्टीज़ जो होनी चाहिए वो भी फेयर रहनी चाहिए। आई होप आ गया होगा समझ। यूनिटी ऑफ कमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एंड नेक्स्ट आने वाला है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अलग कलर में इसीलिए करा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है।
सिंपल मतलब कमांड का ये है, अगर एक हमारा एम्प्लॉई है तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको क्या देगा, उसको कमांड देगा। अगर उसको एक ही काम के लिए 4 बॉस या 3 बॉस अलग अलग काम डिसीजन देंगे, कोई कह रहा है नहीं ये करो, कोई कह रहा है नहीं ये करो, कोई कह रहा है नहीं ये करो, ही विल बी कन्फ्यूज्ड। वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही मतलब है इसका। अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इफ़ एक ही एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, और अगर 2 जगह से उनको कोई ऑर्डर मिलते हैं तो जो ऑर्डर ऑफ कमांड है वो वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे वॉयलेट होगा ये समझते हैं। अथॉरिटी इज़ अंडरमाइंड, जो पावर है वो उनकी प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, किसकी पावर, इन सब लोगों की जो पावर है, मैनेजर्स की जो पावर है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाएगी, अंडरमाइन हो रही है हर किसी की। और जो वर्कर है वो अपनी पावर को ढंग से यूज़ नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन इज़ इन जेपर्डी, डिसिप्लिन कैसे है, डिसिप्लिन यहाँ हमने पढ़ लिया है। जेपर्डी का मतलब होता है प्रॉब्लम या ट्रबल क्रिएट हो जाना, डिसिप्लिन में दिक्कत हो जाएगी। ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा काम नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान होकर काम ही नहीं करेगा अपना कि मैं किसकी मानूँ बात, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाएगी, मतलब एक जो स्टेबल पोजीशन चल रही होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम कैसे। एनसीईआरटी में ही एग्जांपल आप लोगों का ये वाला गिवन है कि एक सेल्स पर्सन को मार्केटिंग मैनेजर बोलता है, सेल्स पर्सन है उसको मार्केटिंग मैनेजर बोलता है यू हैव टू डू अ सेल एंड आपको 10% का हम डिस्काउंट दे देंगे। जो सेल्स पर्सन है, मार्केटिंग मैनेजर सेल्स पर्सन को बोलता है कि आपको बायर को जाके जो भी डील करनी है आप उसमें 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। वही फाइनेंस मैनेजर बोलता है, किसको, फाइनेंस मैनेजर सेल्स पर्सन को बोलता है नहीं आप 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, अपना डिस्काउंट आप 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो बायर को। तो जो सेल्स पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बायर को क्या बोलूँ, अब मैं 10% बोलूँ या अबव 5% बोलूँ या बिलो 5% बोलूँ, मैं तो कंफ्यूज हो गया, वो अपना काम ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बता दिया है, समझ आ ही गया होगा। डायरेक्शन का मतलब ये है कि सब लोगों को अपने कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट्स से सब लोगों को अपने एफर्ट्स एक ही जगह पे लगाने हैं और सबका एक ही गोल होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना चाहिए, हमारे जो गोल्स होने चाहिए। ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है और केस स्टडीज़ पे इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, यही है इसमें यहाँ पे। अब जैसे कि मोटरसाइकिल्स है और हमारा यहाँ पे कार्स है, दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए, 2 सेपरेट डिविजन्स होने चाहिए, ऑब्वियस है। दोनों के इंचार्ज भी अलग होने चाहिए, प्लान्स भी अलग होने चाहिए, एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज भी अलग होने चाहिए। इससे क्या होगा, सबके अलग अलग रूल्स होंगे, सबके अलग अलग काम होंगे, कुछ भी ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर। तो वो क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। यहाँ पे वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। ठीक है, यहाँ पे 1 हेड होना चाहिए और 1 ही प्लान होना चाहिए। यहाँ डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, 2 लोग ऑर्डर ना दे, और यहाँ ओवरलैप नहीं होना चाहिए एक्टिविटीज़। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में और ये होता है एक इंडिविजुअल एक पर्सन के फेवर के अंदर। ये अफेक्ट करता है, फेवर में नहीं, सॉरी, ये अफेक्ट करता है। एक पर्सन को अफेक्ट करता है यूनिटी ऑफ कमांड क्योंकि उसको 10 लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है क्योंकि यहाँ गोल्स एक होना चाहिए बट अलग अलग गोल्स हो जाते हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब देखो, अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट हैं उनको तत्पर रखना है, उनको ऊपर रखना है, ना कि इंडिविजुअल के। मान लो कंपनी लॉसेस में है, बहुत भयंकर लॉसेस में है, एम्प्लॉयज़ आके अपना फेवर मांगते हैं कि सर हमें वो वाला बोनस भी नहीं मिला था, हमें सैलरी भी कट्स हो रही हैं,
आप हमें एडवांस दे दीजिए, आप हमारे फेयर पे कर दीजिए, आप ये बढ़ा दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए। बट ऑलरेडी कंपनी किस में है, लॉस में है। मैनेजर्स बोलेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ यही है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को ऊपर रखा जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के। ठीक है, ये हो गया था इसका एग्जाम्पल। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, इसलिए मैंने एज सच कुछ लिखा नहीं है। आपके एनसीईआरटीज़ में प्रॉपर दिया हुआ है, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी नीचे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें बस यही है कि एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फेयर एंड जस्ट क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ में, जेंडर को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, कुछ भी किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए, फेयर होनी चाहिए, सबकी इक्वल होनी चाहिए। इक्वालिटी से सबको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के सेशन के लिए, सारे नहीं हुए हैं अभी, 8 ही हुए हैं, 6 बचे हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Concentration of decision making authority is called centralization. Delegation of authority throughout all levels is called organization. Of the organization is called decentralization. अब देखो क्या, एक होते हैं हमारे टॉप मैनेजर्स, फिर उसके नीचे आ जाते हैं हमारे कुछ एम्प्लॉयज़, उसके नीचे आ जाते हैं हमारे कुछ वर्कर्स। ठीक है, जब हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर बातचीत होती है ना, कंसंट्रेशन, जब हमारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में ही रहता है, पावर हमारी ऊपर ही रहती है टॉप मैनेजर्स में, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन भी टॉप लेवल मैनेजर्स देते हैं और सब डिसीजन डिसाइड भी यही लोग करते हैं, सेंट्रलाइज्ड होती है। फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रलाइज्ड होती है। 2 प्रकार की होती हैं, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। तब सेंट्रलाइज्ड होती है। लेकिन जब हमारे वर्कर्स तक बात पहुंच जाती है और हमारे किसी वर्कर को बात करनी होती है हमारे मैनेजर से, तो वो क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है। डेलीगेशन मतलब ये होता है कि पावर देना, किसी टॉप लेवल मैनेजर जब पावर देते हैं लोअर लेवल को, तो वो होता है पावर देना। अब कैसे, इसको डायग्राम मैंने रखा हुआ है इसीलिए बताती हूँ। देखो, ये है सेंट्रलाइजेशन का और ये है डिसेंट्रलाइजेशन का। जब एक ही जो मैनेजर हैं वो सारे डिसीजन यहाँ लेते हैं और वो सबको अपने डिसीजंस क्या करते हैं, बता देते हैं, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। जब एक ही पर्सन या सारे मैनेजर्स के, ज़रूरी नहीं है वो एक ही हों, सारे मैनेजर्स के हाथ में अथॉरिटी होती है, लेकिन जब ये वही काम, कुछ भी मैटर होता है, वो सबके पास जाता है, सब लोगों को वो पता चल जाता है, तो अथॉरिटी सब लोगों के पास चली जाती है, चाहे वो वर्कर्स ही क्यों ना हो, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये हो गए हैं आज हमारे 8। मैंने जितने एग्जांपल्स दिए हैं सबको अच्छे से लिख के आइएगा अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो। रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनसीईआरटी की चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इफ़ यू लाइक द सेशन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, लाती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही। थैंक यू।